हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और फिर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट लॉस बच्चे हमारा चैप्टर चल रहा था और कल किसी बहुत ज़रूरी कारणवश मुझे छुट्टी करनी पड़ी। सबसे पहले उसके लिए सॉरी भाई। और एक आध तो चल जाता है बीच में यार, बहुत अर्जेंट काम था, इस वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी। तो चलिए, बाकी सब कवर अप कर लेंगे हम, उसके लिए टेंशन मत लो आप। तो प्रॉफिट लॉस हमारा चल रहा था, एक क्लास हम लोगों की हुई थी। अब उस क्लास में बड़ा बेसिक हमने पढ़ा, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या हमारा सीपी एसपी, और बहुत बेसिक 5 7 8 शायद सवाल किए थे हम लोगों ने। और उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इजी टू मॉडरेट सवालों को आज हम करने वाले हैं। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़े से ज़्यादा सवाल लेकर आया हूँ। तो ताकि ये एक चैप्टर है ना, ये प्रॉफिट लॉस, ये भी एक ऐसा चैप्टर है कि इससे अक्सर बच्चे बहुत डरते हैं। ये अगर दिमाग में नहीं आया ना, तो फिर बच्चा इसका रिवीजन करने से भी डरता है। ये ऐसा चैप्टर है क्योंकि इसमें थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर एक स्टूडेंट को लगता है वो कैलकुलेशन से लगता है। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर आप कैलकुलेशन से डरे तो फिर आप मैथ्स को शायद ना सीख पाओ। तो कैलकुलेशन कैसी भी आए, बिल्कुल भी मत डरो। थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन ही तो हो सकती है। ये सोचो कि यार कुछ नया सीखने को मिला है ना। हाँ ठीक है। तो एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, बाकी बताएंगे उसका आंसर क्या आया था भाई आपका? यही था ना सवाल तो शायद? हाँ यही था। और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि मैं हिंट दे के जा रहा हूं आपको। तो सवाल क्या है एक बार पढ़ेंगे। देखो, जिसने कल की क्लास का रिवीजन नहीं किया शायद वो आज की क्लास में परेशान रहेगा। तो बेहतर है कि वो पहले कल की क्लास को करे, तब आज की क्लास को करना, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस इंटरलिंक्ड होती हैं पिछली क्लास से। तो सवाल है कि एक वस्तु 2070 रुपए में 15% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि वस्तु 1890 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होगी? अब उससे पहले ना एक चीज मैं आपको सिखाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि भाई किसी चीज को अगर मैं 110% पे बेचता हूं, या फिर किसी चीज का सेलिंग प्राइस ना 110% है, अगर यहां मैंने लिखा, सुनना मेरी बात, अगर मैंने लिखा कि किसी चीज का सेलिंग प्राइस 110% है, तो यहां उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये आप मुझे बताइए। मैंने आपसे कहा किसी चीज का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 110% है। यहां प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इफ प्रॉफिट, देन हाउ मच परसेंट प्रॉफिट इज देयर? तो आप कहेंगे सर 110% का मतलब है 100% से ज्यादा में बेची जा रही है कोई चीज। और अगर 100% से ज्यादा में कोई चीज बेची जाए ना, ऑब्वियसली सर प्रॉफिट होता है। और कितना होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज को 120% पे बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 120%। और मैं आपसे कहूं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहां तो प्रॉफिट है। अगर मैं कहूं प्रॉफिट या लॉस, फिर आप देखेंगे कि सर 100% से ज्यादा में बेची जा रही है ना, तो प्रॉफिट होगा। और कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? जितना 100 से ऊपर है, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं किसी चीज का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 92% है, किसी चीज का सेलिंग प्राइस 92% है, यहां आप क्या कहोगे? यहां आप क्या कहेंगे? किसी चीज का अगर सेलिंग प्राइस 92% है, तो 100% से कम में वस्तु को बेचा जा रहा है। 100% स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मानकर चलते हैं। 100% एक स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस 92% है, मतलब कि 100% से कम में बेचा जा रहा है, तो इस केस में 8% का क्या हो जाएगा? इस केस में बच्चे 8% का लॉस हो जाएगा। तो यहां से मैंने एक चीज आपको बताई कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस अगर मुझे परसेंट में दिया होगा, तो वहां से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये सेकंड बात भी मैं डिसाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड था ये सवाल। मैंने हिंट देके गया था आपको। सवाल था कि वस्तु को 2070 में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हुआ,
इससे पहले जो सवाल किए थे हमने पिछले क्लास में, वो जस्ट अपोजिट थे कि अगर किसी वस्तु पर 10% का लॉस हो तो इतने में बेची जाए, और अगर 10% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेची जाएगी। इसका अपोजिट था वो सवाल। यहां चीजें अपोजिट पूछ रहा है कि अगर 2070 में बेची जा रही है तो 15% के लाभ हो जाता है। तो बताओ अगर 1890 में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। सवाल में बहुत कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, देखना आप। मुझे एक बात बताओ, ये 270 में बेच रहा है ना, सामने देखो, बिल्कुल कूल माइंड होकर सामने देखो कि वो 2070 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चे क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2070 का मतलब कितना है, 115%। अभी पीछे आपको समझा के आया हूं, ये सब से इंटरकनेक्टेड चीजें हैं कि अगर 2070 उसका सेलिंग प्राइस है और 15% का प्रॉफिट है, इट मींस 2070 का मतलब क्या है, 115%। 15% प्रॉफिट है ना, तो आपसे कह रहे हैं कि 1890 में बेचेगा तो प्रॉफिट है लॉस क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2070 रुपए का मतलब इतना है तो 1 रुपए का मतलब कितना होगा, 115/2070, और हमें बताना है 1890। तो 1890 को परसेंट में कैसे लिखेंगे, 115/2070 और इंटू 1890। ये आप कैलकुलेशन करके बता दो ये कितना परसेंट मिलेगा। समझे मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना बहुत गजब कॉन्सेप्ट है ये। उसने कहा 2070 में बेचा तो 15% का लाभ हुआ, इतने में बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो मैंने कहा 2070 का मतलब 115% है, तो 1 रुपए का मतलब 115/2070, तो 1890 का मतलब कितना होगा, 1890 का मतलब, तो आप एक काम करेंगे कि भाई यहां से 0 से तो 0 गया, 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 23 पंजे 115, 21 पंजे 105%, यानी कि 1890 का मतलब कितना है, 105%। और अभी तो आपको सिखाया मैंने कि किसी चीज पर अगर 120% तो 20% प्रॉफिट। तो अगर किसी चीज का सेलिंग प्राइस 105% है तो बच्चे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 5%, क्योंकि वो 100% से ऊपर बेची जा रही है। तो यहां प्रॉफिट कितना होगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हुई चीज। एक बार फिर से कहूं कि अगर 2070 में बेचा गया तो इतने परसेंट का बेचा गया है। और शॉर्ट करूं इस सवाल को, और भी ज्यादा थोड़ा छोटा करूं इस सवाल को, एक काम करो आप, मैं रफ कर रहा हूं, जिसने कल की क्लास की होगी यानी कि लास्ट क्लास जिसने की होगी ना, ये चीजें थोड़ी सी उसको ज्यादा समझ में आएंगी। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि अगर चीजें परसेंट में बोले, अगर चीजें परसेंट में बोले तो आप रेशियो ले लो, रेशियो लिवाया था ना मैंने, और फिर इक्वेट कराई थी, वैल्यूज कराई थी। अब यहां पर उसने बोला कि अगर 2070 में बेच रहे हो तो इतने परसेंट का प्रॉफिट, और अगर इतने में बेचोगे तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, या फिर कितने का होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करो, जो सेलिंग प्राइस है ना, आप रेशियो ले लो सेलिंग प्राइस का, 2070 अनुपात 1890। कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास थी, वहां परसेंट का रेशियो ले रहे थे, है ना, क्योंकि वो हमसे पैसे पूछ रहा था। यहां परसेंट पूछ रहा है तो आप पैसे का रेशियो ले लो। इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना बनेगा भाई, जल्दी से बताना। 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ये बना इतना। अब ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है हमारा। सवाल ने कहा ये वाला जो सेलिंग प्राइस है ना, इस पर 15% का लाभ होता है। बच्चे अगर 15% का लाभ है तो कितना परसेंट सेलिंग प्राइस है, कितना परसेंट सेलिंग प्राइस है, आप कहेंगे सर 115%। तो 23 यूनिट का मान कितना हो गया, 115%। 1 यूनिट का मान 5%, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा, 105%। अब आप मुझे बताओ कि किसी चीज को अगर 105% पे बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सर प्रॉफिट होगा, क्योंकि 100% से ऊपर बेची जा रही है, और कितने का होगा, 5% का।
आपको किरीय मूल्य निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉस्ट प्राइस निकालने की। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले वो 100% का मान निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, फिर इतने में बेचेंगे, फिर देखेंगे, फिर दोबारा परसेंट निकालेंगे। भाई कोई नीड नहीं है, मैंने दो तरीके बताए, जो आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। अगला सवाल लेकर आ रहा हूं, कोशिश करना कि आप उसका आंसर सटीक दे पाओ। ये रहा सवाल, बताना जरा क्या होगा इसका। जैसे सवाल है, एक पेंसिल 76 रुपए में बेचकर 52% का लाभ होता है, तो 75 में बेचें तो बताओ लाभ परसेंट कितना होगा। यहां भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट में पूछ रहा है, और विक्रय मूल्य दिए हुए हैं कि अगर 76 में बेचे कितना परसेंट लाभ, 75 में बेचे तो कितना परसेंट लाभ, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए जल्दी से। आप ना क्या करो, पानी पीने जाता हूं साइड में। अब क्या करो, अपना सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लो। भाई पहला सेलिंग प्राइस कितना है 76 अनुपात दूसरा सेलिंग प्राइस कितना है 75। देखो ये कट नहीं रहे हैं ना, ऐसे ही रहने दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 76 है तो 52% का लाभ हो रहा है। भाई किसी चीज पर अगर 52% प्रॉफिट है तो कितने परसेंट में बेचा गया होगा सर? 152, 100 में जोड़ दो ना, कितने में? 152% में। तो एक यूनिट का मान कितना होगा 152/76, यानी कि 2%। एक यूनिट का मान 2%, 75 यूनिट का मान कितना? 75 गुणा 2 यानी कि 150%। अब आप मुझे बताओ कि किसी चीज को अगर 150% में बेचा गया तो प्रॉफिट होगा या लॉस? सर ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा सर? 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी। उड़ा दिया ना। एक और सवाल लेकर आऊं, कर दोगे सॉल्व? पक्का? प्रॉमिस? चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करके दिखाओ तो। अब बताना जरा, थोड़ा सा वैल्यूज मैंने उठ पटांग रखी, भाई किसी भी टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। सवाल ने कहा एक पेन 14% के लाभ के साथ 166.44 यानी कि 44 में बेचा गया, तो बताओ अगर 154.76 में बेचें तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। कोशिश करो, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो लेकर उन्हें छोटा बनाने की कोशिश करो। बताओ जल्दी से। भाई यहां उसने कहा पहला सेलिंग प्राइस है 166.44, दूसरा सेलिंग प्राइस है 154.76। देखो पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा सकते हो, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। 4 से कट जाएगा ना, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 2 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 2 4 छिंग 24, 4 नाम 36, 8 6 14, 3 9 6 15, 3 18, 8 26। 3 से तो नहीं कटेगा ये। 4 तिया 12, 3 4 अट्ठे 32, 2 4 छिंग 24, 3 4 नाम 36। ठीक है, नहीं कट रहा है अब किसी से भी। कट रहा होगा कहीं उठ पटांग सी संख्या से, लेकिन कोई बात नहीं, आप जैसा है वैसा ही रहने दो। भाई जैसा है वैसा ही रहने दो। अब इसका मतलब क्या है, उसने कहा 14% के लाभ पर बेचा गया है इतने रुपए में, तो अगर किसी चीज को 14% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो क्या उसका सेलिंग प्राइस 114% होगा? तो एक यूनिट का मान कितना है 114% बटे 4161। तो हमें बताना है इतने यूनिट का मान। इतने यूनिट का मान 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 3 19 एकम 19, 19 16 17, 19 से कट जाएगा ये, तो 19 छिक के 114 है। भाई 19 दूनी 38, 3 19 एकम 19, 16 1 17, 19 निम्मा 171 है ना। 3 अब कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। एक यूनिट का मान कितना है? 2/73%। एक यूनिट का मान
तो इतने यूनिट का मान कितना होगा, 3869 इंटू 2/73। ये 73 से कटेगा पक्का, पक्का ये 73 से कटेगा। कितने टाइम्स कटेगा जरा बताना, कितने टाइम्स कट रहा है भाई ये, 73, 7×21, 7×4=28, 7×5=35, 5 बार कट रहा है, 7×5=35 और 3×5=15, 365 तो ये हो गया। आगे बचा 15×6=21 और 7×3=21, 53 बार कट गया और 53 गुणा 2 106%, यानी कि 106%, 106% में किसी चीज को अगर बेचा जा रहा है तो क्या प्रॉफिट होगा 6% का, है ना भाई। 100% से ऊपर है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6% का। 114 कहां से आया, ये रहा 114। क्लास में लेट क्यों जुड़ते हो, किसी से कुछ बातें बातें चलती रहती हैं क्या, लेट क्यों जुड़ते हो, मुझे एक बात बताओ। शुरू की क्लास देखो 5 मिनट की जाके, तब समझ में आएगा 114 कहां से आया। 5 मिनट पहले बात खत्म कर लिया करो। आपको पता है कि इस मास्टर की क्लास 7 बजे लाइव हो जाती है, आप आते हो 7:10 पे वीआईपी की तरह। 10 मिनट में बहुत कुछ पढ़ा जाता हूं मैं, है ना। अगर लॉस परसेंट सब उसी के इक्वेट करना है, बच्चा टेंशन ना लेने, उसी के इक्वेट करना है सब कुछ। लॉस दिया हुआ है तो 100 में से घटा के उसके इक्वेट कर देंगे, क्या परेशान होते हो, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, बात मत बताओ, सवाल करो। बेसिक सवाल ऑलमोस्ट खत्म करा दूंगा आज मैं, आज ऑलमोस्ट बेसिक सवाल। पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, अभी एग्जाम नजदीक तो आने दो, पढ़ तो लो पहले। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर वो भी बता देंगे। बैंक के लिए बच्चे देखो, आपकी मर्जी है, हालांकि मेरा फोकस एसएससी सीजीएल है। अब बैंक का आप पैटर्न देखो, मैंने पैटर्न देखा नहीं है बैंक का, लेवल देखो और फिर यहां से डिसाइड करो कि क्या लेवल अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हो। मुझे नहीं पता बैंक का लेवल क्या होता है। सवाल है, एक वस्तु को लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेचा गया यदि विक्रय मूल्य इतना है। यार ये तो आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है कि अगर किसी वस्तु को 23% अधिक बेचा गया, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा सर इतना आसान सवाल क्यों करा रहे हो। हर लेवल कराऊंगा, टेंशन ना लो, जो करा रहा हूं चुपचाप करते रहो और ऐसे मुंह पे उंगली रख के आगे बढ़ते रहो। हर लेवल से तुम्हें पार करवाऊंगा, हर लेवल टच कराऊंगा तुमसे, टेंशन मत लो। एक वस्तु को लागत मूल्य से 23% अधिक पर बेचा गया और विक्रय मूल्य है इतना, तो लागत मूल्य क्या होगा भाई। अगर 23% अधिक पर किसी वस्तु को बेचा जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 1 2 3, कितने में बेचा गया होगा 100 की वस्तु को 1 2 3 में। यानी कि 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 2 3 क्या है, सेलिंग प्राइस है। सवाल ने कहा सेलिंग प्राइस तो इतना है जी, तो 123 यूनिट का मान कितना है, 14022। एक यूनिट का मान कितना होगा, 14022 अपॉन 123। अब यहां थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी यूज करेंगे, हालांकि कैलकुलेशन भी होगी लेकिन स्मार्ट अप्रोच भी यूज करेंगे हम। भाई एक यूनिट का मान इतना है तो हमें जो बताना है ना वो 100 यूनिट का मान बताना है। देखना तुम, अब हमें जो बताना है वो 100 यूनिट का मान बताना है। तो मेरा जो आंसर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो जरूर आएंगी, क्योंकि 100 यूनिट का मान है और मेरे आंसर के लास्ट में 2 जीरो जरूर आएंगी। तो लास्ट की 2 जीरो हैं, यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। सी मैंने हटाया। अब मैं यूनिट डिजिट से जाता हूं। आप एक चीज देखो बच्चे, यहां है 3 और यहां है 2। अब यूनिट 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 कब आता है, 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 कब आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि 4 टाइम्स आप जाओगे तो ये 12 यानी कि 2 यूनिट डिजिट में आएगा। आपने पढ़ा हुआ है यूनिट डिजिट सीजीएल वाले बच्चों ने। बाकी लोग देखो कि 3 है यहां 2 है, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 टाइम्स जाने पर 2 आएगा। तो भैया 2 जीरो से पहले 4 होना चाहिए,
यहां तो 2 है, ये भी आंसर नहीं है। ये हो सकता है और ये हो सकता है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। बाकी अब थोड़ा मोटा मोटा देख लो, कितना 123 एकम 123, यहां 4 टाइम्स जाएगा या 0 टाइम्स, हमें ये 1 टाइम जाएगा या 0 टाइम ये डिसाइड करना है। 23 एकम 23, आगे बचा कितना 17, 17 बचा है ना। और नहीं, 23 एकम 23, 123 एकम 123, आगे बचा 17, और 123 एकम 123 फिर से जाएगा, 0 टाइम्स नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लो, मैंने, आप ये देखो, ये मत कहो सर इससे बढ़िया तो कैलकुलेट कर लेते, लेकिन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, अप्रोच भी पता होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बेसिक कैलकुलेट कर लो, 23 एकम 23, 23 एकम 23, और 23 चौके 123 चौके होता है 492, लास्ट में 2 है, और 1 यूनिट का मान अगर इतना 114 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 11400। कोई दिक्कत नहीं, आसान था, लेकिन कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा आपको कुछ नया सीखने को मिला कि अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो होंगी। यहां पर अगर यूनिट डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 2 है, तो 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 टाइम्स यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, दोनों हटा दिया। अगर एक ऑप्शन, फिर मैंने देखा 123 एकम 123, फिर से एक बार जा रहा है तो 0 टाइम्स वाला भी कट गया। ये मेरा आंसर है। आगे चलते हैं। अब सारे जज्बात बदल गए, अब सारे जज्बात बदल गए कि सर आपने तो जो कल की क्लास में पढ़ाया था, बहुत जोर देके आपने कई कई बार बोला था सर कि जो प्रॉफिट होगा क्रिय मूल्य पर मिलेगा, लॉस होगा क्रिय मूल्य पर मिलेगा, प्रॉफिट होगा क्रिय मूल्य पर। हाँ, तो जज्बात ही बदल गए। एक आदमी अपना सामान विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। यहां उसने जो अपना हानि परसेंट लिया है ना 25%, वो सेलिंग प्राइस पर है, वो सेलिंग प्राइस पर है, तो उसका वास्तविक हानि परसेंट, व्हाट डू यू मीन बाई वास्तविक हानि परसेंट? वास्तविक हानि परसेंट यानी कि एक्चुअल लॉस परसेंट का मतलब है कॉस्ट प्राइस पर, वही एक्चुअल होता है। ऊपर जो 25% दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है, ऐसा एग्जामिनर दे सकता है, उसकी मर्जी है। वी आर नो बडी टू ऑब्जेक्ट द एग्जामिनर, है ना। तो यहां पर आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी अपने सामान को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि का मतलब है कि 100 रुपए की चीज और हानि कितनी है 25 की। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो 25%, देखो मैं आपको ना बहुत बड़ा बेसिक बताता हूं, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ऐसे सीखो आप, सामने देखो कि उसने कहा 25% की हानि पर बेचता है, मैंने लिखा फ्रैक्शन 1/4, और उसने जो बहुत बड़ा ट्विस्ट दिया है वो बोला है ये विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट है। इसका मतलब कि जो 4 होगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा, और जो 1 है ये लॉस है। उसने ये सर ये 4 सेलिंग प्राइस क्यों लिया, ये तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। भाई उसने बोला है। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट होगा, कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई बता सकता है क्या कि अगर 4 सेलिंग प्राइस है, 1 यूनिट लॉस है, तो क्या कॉस्ट प्राइस 4 में से 1 गया 3 होगा? क्वेश्चन मार्क है ये, यस और नो। ये जो मैं जिस सवाल पे रुकता हूं ना, वो अक्सर गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं। जिस सवाल पे, चाहे वो बेसिक सवाल हो चाहे वो एडवांस हो, अगर मैंने रुक के थोड़ा सा फोकस किया है ना, तो सोचा करो कि इस सवाल में शायद हम गलती कर जाएं, तो समझा करो उस चीज को। अननेसेसरी मैं किसी सवाल पे टाइम नहीं देता हूं, कुछ है तभी दे रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज का सेलिंग प्राइस 4 है, 1 रुपए का लॉस, तो क्या कॉस्ट प्राइस 3 होगा? बिल्कुल होगा। 5 क्यों बता रहे हो यार, तुम तो गलत कह रहे हो। जो 5 कह रहे हैं वो गलत है, 3 वाले बिल्कुल सही है। अभी बताता हूं कौन सही है कौन गलत है। भाई देसी भाषा में सीखो, किसी चीज का सेलिंग प्राइस 4 है, मतलब किसी चीज को 4 रुपए में बेचकर 1 रुपए का नुकसान हो गया,
आप कोई चीज 4 रुपए में बेचते हो और 1 रुपए का नुकसान कर लेते हो, कितने में खरीद कर लाए होगे आप? भूल जाओ कॉपी पेन को, कोई सवाल भी है आपके सामने। ये सोचो कि किसी चीज को आपने 4 रुपए में बेचा और 1 रुपए का नुकसान कर लिया, मतलब आप 3 में खरीद कर लाए थे। भाई अगर 3 में खरीद कर लाते, 4 में बेचते, क्या कभी नुकसान होता आपको? नहीं होता। इसका मतलब अगर आपने 4 में बेचा है और 1 रुपए का नुकसान कर लिया, मतलब आप 5 रुपए में खरीद कर लाए होगे। तो यहां अगर आपका कॉस्ट प्राइस मैं पूछूं तो वो होगा 5 यूनिट। कितना होगा? 5 यूनिट। इस प्रकार समझेंगे इसे कि अगर सेलिंग प्राइस 4 है, यानी कि 4 में बेचकर अगर 1 का नुकसान हो गया ना, तो आप 4 से ज्यादा में खरीद कर लाए थे, 5 में। और आपसे पूछा एक्चुअल लॉस परसेंट, तो एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है भाई? 1 रुपए का लॉस है। और किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। एक्चुअल तो जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो कितना हो जाएगा? 20% का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये सवाल भी अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको अब नहीं कर पाएंगे। यहां रिवर्स पूछ लिया, यहां उल्टा पूछ लिया उसने कि भाई एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा गया, क्रय मूल्य पर ही बेचा गया है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, सब आपके सामने है। पिछले सवाल में था कि जो परसेंट लॉस दिया हुआ था वो विक्रय मूल्य का था, तो मैंने जो 4 यूनिट है वो विक्रय मूल्य माना, 1 रुपए का लॉस माना, तो 5 में खरीद कर लाया होगा। अब ये सवाल कुछ और है उससे ही मिलता जुलता। उसने कहा एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, 40% के लॉस पर बेचा जाता है। अगर मैं कहूं जो हानि की राशि है ना, वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है, तो क्या आप आंसर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। पहले तो ये बताओ कि 40% की हानि पर बेचा गया, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। सब परसेंट में सीखा हुआ है आपने। 40% का फ्रैक्शन कितना? 2/5। यानी कि 5 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो 2 रुपए का क्या है? लॉस होगा। 2 रुपए का लॉस होगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, कोई चीज आप 5 में खरीद कर लाए और 2 रुपए का नुकसान कर लिया, तो भैया सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 रुपए में खरीद कर लाए, 2 रुपए का नुकसान कर लिया, सेलिंग प्राइस होगा 5 - 3 यानी कि 2 यूनिट। कितना होगा? 2 यूनिट आपका। 5 - 2, सॉरी, 5 - 2 माइनस करना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 यूनिट। सवाल ने कहा जो हानि है ना, वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? हानि कितनी है? 2। सेलिंग प्राइस कितना है? 3। और कितना परसेंट पूछ रहा है? तो गुणा 100। 2/3 होता है 66.67%। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर किसी सवाल में तो आपने नीचे वाला कॉस्ट प्राइस ले लिया, पिछले सवाल में सेलिंग प्राइस लिया था। भाई मेरे, जो नीचे वाला सेलिंग प्राइस है उसने बोला है, मैं सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं। उसने कहा विक्रय मूल्य पर 25% की हानि, तो विक्रय मूल्य पर है तो ये 4 आपका सेलिंग प्राइस होगा। यहां उसने बेशक नहीं बोला हो कि क्रय मूल्य पर है विक्रय मूल्य पर, लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि 40% की हानि, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। अगर विक्रय मूल्य पर होती तो वो पिछले सवाल की तरह स्पेशल बोलता कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है, वो स्पेशल केस है। अगर नहीं बोल रहे तो वो जनरल केस है, वो जनरल केस है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप शाम को घर गए लाइब्रेरी से या कहीं से, अब आपका भाई दौड़ दौड़ के आया, भाई भाई तुझे पता है आज पापा पिज्जा लाए हैं। आपको कहे हैं पिज्जा लाए हैं, आप भी एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, आप दौड़ के जाओगे और खाना शुरू कर दोगे, मेरा पिज्जा का है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप शाम को गए और भाई दौड़ गए, भाई भाई आज घर में रोटी बनी है? अंडरस्टूड बात है, घर में रोटी बनी है सब जानते हैं, यानी कि सब जानते हैं 40% की हानि कॉस्ट प्राइस पर लिखेगी, तो उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पर हानि हुई है। वो अंडरस्टूड है, वो सब जानते हैं घर में रोटी बनती है रोज। हाँ, अगर कोई ऐसा स्पेशल केस हुआ कि घर में पिज्जा आ गया, तो वो आपका विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्रॉफिट लॉस देगा, तो वो लिखेगा उस बात को कि विक्रय मूल्य पर है।
चलिए आगे आओ। अच्छा, भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। हाँ, वही चीज तो मैंने एक्सप्लेन की शिवानी चौधरी जी, कि कभी मैंने लॉस को ऐड कर दिया, कभी माइनस कर दिया। वही चीज तो वो सवाल की लैंग्वेज को पढ़ाना सिखा रहा हूं मैं चीजें रटवाना चाहता ना तो 10 सवाल एक तरीके के लिख रहा था, आपको रट जाती चीजें कि हर बार लॉस माइनस हो रहा है तो लॉस माइनस होगा ही होगा। ऐसा सवाल एग्जाम में आता, आप इसमें भी माइनस कर देते और वो रटी रटाई चीज के हिसाब से आप गलत कर जाते। मेरे साथ रहोगे तो आप लैंग्वेज पढ़ना सीखोगे, और सीखना भी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, सवाल तो बदलते रहते हैं। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस विक्रय का 30% कम है, किससे? विक्रय से 30% कम है। तो बच्चे एक तरफ कॉस्ट प्राइस रखता हूं, एक तरफ सेलिंग। आप सभी लोगों ने परसेंट पढ़ा है, मुझे एक बात बताओ, 100 किसको मानना है? आप कहेंगे सर जो क्रय मूल्य है ना वो विक्रय से 30% कम है, मैं 100 किसको मानूंगा? मैं 100 मानूंगा विक्रय मूल्य को। अगर मैंने 100 विक्रय मूल्य को माना तो जो कॉस्ट प्राइस है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 70। अब मुझे बताओ, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 70 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? सर 30 रुपए का प्रॉफिट है या 30 यूनिट का प्रॉफिट है। कि भाई अगर उसने पहली लाइन में बोला है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग से 30% कम है, अगर मैंने सेलिंग को 100 माना तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30% कम, यानी कि 70। अब मुझे बताओ कि अगर कोई चीज का कॉस्ट प्राइस 70 है और 100 रुपए उसमें आपने बेचा 100 में, तो क्या 30 का प्रॉफिट हो गया? और प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर होगा? आपके कॉस्ट प्राइस पर, और बटे 70 × 100। जीरो से जीरो खत्म। 1/7 होता है 14, 2/7। 3 से गुणा करेंगे तो ये 42 के पास जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 42.86%। कितना आंसर? ये बहुत सारे बच्चे 30 आंसर दे रहे होंगे, वो गलत हैं। यही तो छोटे छोटे जो सवाल हैं, एक कंफ्यूजिंग वाले सवाल हैं। बड़े बड़े सवाल को आप कर लोगे, या तो छोड़ दोगे या कर लोगे। ये जो छोटे सवाल है ना, इनको आप कॉन्फिडेंस के साथ करोगे भी और गलत कर जाओगे। इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय से, पहले तो क्रय और विक्रय का अनुपात बनाया 70 और 100, फिर देखा कि 70 की चीज अगर 100 में बेची जा रही है तो 30 का प्रॉफिट, और कितने पर? 70 पर, और इंटू 100 यानी कि 42.86%। ये बताओ, जितनी भी वन लाइनर में जितनी भी वैरायटी हो सकती है ना, सारी आपके सामने है। और मैं कमेंट में देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इन सवालों में, वही चीज तो दूर करनी है आपको। अच्छा, सीपी 100 और एसपी 130 है। सवाल पढ़ना जरा, उसने बोला क्या है? जो क्रय मूल्य है वो विक्रय से 30% कम है, विक्रय से 30%। आप कह रहे हो सर सीपी को 100 मानना है और एसपी को 130। सवाल ने कहा विक्रय से 30% कम है क्रय, क्या ये इससे 30% कम है? भाई 30 कम है क्या? 30/130 विक्रय से बोला है उसने, और गुणा 100 बराबर 30% हो पाएगा क्या कभी ये? आप गलत ही सोच रहे हो, आप रटी रटाई चीजों को अप्लाई करना चाह रहे हो, वो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। आप क्रय मूल्य को क्रय मूल्य क्यों बोलते हो? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो मैं करा रहा हूं, ये तो सवाल है ही नहीं। क्रय मूल्य को क्रय क्यों बोलते हो, ये सबसे बड़ा सवाल है।
इस पे फोकस कर लो, ये काम आएगा। और क्रिया क्रिया जो भी है सब ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोलता हूं मैं, क्रिया क्रिया तो मैं अब जब से पढ़ाने लगा हूं तब से बोलने लगा हूं। एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। ओके, यदि वस्तु को दोगुने विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? सवाल ने कहा सेलिंग प्राइस, सेलिंग वन आइटम मेक्स 20% प्रॉफिट, what is the percentage of profit is made if the item is sold at a double selling price? अगर मैं डबल कर दूं, पहले तो रेशियो बनाओ, जो ये परसेंट दिया हुआ है ना, इस परसेंट से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ना रेशियो बनाओ। उसने कहा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो 20% के लाभ का मतलब है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो भैया 20% का लाभ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 होगा। 20% का लाभ तो यही कहता है कि अगर चीज का हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120। तभी तो तभी तो वो 120% सेलिंग प्राइस होगा, है ना? परसेंटेज पढ़ो। वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि पिछले सवाल में आपने एसपी को 100 क्यों माना, परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया था ए बी से 20% अधिक है तो 100 किसको मानना है? जिससे कंपैरिजन हो रहा है। पीछे झाड़ू बांधी हुई है क्या कमर में? आप आगे चलते जा रहे हो, पीछे झाड़ू साफ करती जा रही है सब कुछ। ए बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब बी को 100 मानना है और ए को 120, इसीलिए सेलिंग प्राइस को 100 माना। उसने कहा एक वस्तु को बेचने पर 20% का प्रॉफिट है, मतलब कि 100 रुपए में खरीदा तो 120 में बेचा होगा, तभी 20% का प्रॉफिट हुआ। अब उसने कहा यदि वस्तु को विक्रय मूल्य डबल कर दूं, सेलिंग प्राइस डबल कर दूं, तो भैया नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू एसपी कितना हो जाएगा? 120 का डबल। 120 का डबल उसने बोला है ऐसा, तो कितना हो जाएगा? 240। और क्रिय मूल्य को 100 ही रखना है, क्रिय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, तो 100 ही रखना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 100 रुपए की चीज 240 में बेची जाती है तो क्या 140 का प्रॉफिट हो जाएगा? और कितने पर? कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100, यानी कि 140%। कितना होगा? 140%। 140%, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस को डबल किया है 240, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कितने का? 140 का प्रॉफिट, कितने पर? कॉस्ट प्राइस पर इंटू 100, यानी कि 140 का प्रॉफिट परसेंट का। चलिए आगे चलते हैं, ये भी सेम ऐसा ही है, बताइए जल्दी से। प्रैक्टिस लगाना ठीक रहेगा या प्रैक्टिस सेट लगाना है, रिवीजन करना? देखो आपको अगर टाइम मिल पा रहा है, मैंने उस दिन भी बताया था, आपको अगर टाइम मिल पा रहा है प्रैक्टिस सेट लगाने का, तो सर करा रहे हैं तो आप लगाइए। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी क्लास पे सबसे पहले फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आप प्रैक्टिस सेट पर जा रहे हो। मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी आपका क्लास होनी चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी इन एनी केस आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। पहली प्रायोरिटी क्लास, उनका रिवीजन। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपका प्रैक्टिस सेट। सुमित सोनी, हमसे भी बोल दिया करो सर। हाँ भाई सुमित, क्या हाल है? और बताओ घर परिवार में सब ठीक? बताओ, अब तुम तो बोल नहीं रहे उधर से, अब मैं ही बोलता रहूं? नाराज हो सुमित? किसी ट्रांसैक्शन पर एक दुकानदार लागत लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। 400% प्रॉफिट, दुकानदार है या क्या है ये? 400% का प्रॉफिट। यदि लागत को 100% बढ़ा दूं और विक्रय मूल्य इतना ही रहने दूं, नो चेंज, तो नए लाभ
और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। जितना भी तोड़ना मरोड़ना है ना सवाल को, वो कर रहा है आपके सामने। देखो फिर से पढ़ते हैं सवाल को। सवाल ने कहा किसी ट्रांजैक्शन पर दुकानदार लागत पर 400% का प्रॉफिट कमाता है। लागत पर 400% का प्रॉफिट मतलब कि लागत अगर 100 है तो भैया प्रॉफिट कमाया 400% का। बच्चे अगर किसी चीज पर 20% का प्रॉफिट कमाए तो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस 120, 20 जोड़ देते हैं 100 में। और यहां अगर उसने 400% का प्रॉफिट कमाया है तो कितने में बेचेगा, 100 में 400 जोड़ दो। बेचेगा कितने में, 100 में 400 जोड़ेंगे तो बेचेगा 500 में। बेचेगा कितने में, 500 में। तभी तो वो 400% का प्रॉफिट कमाएगा। अब उसने कहा यदि लागत को 100% बढ़ा दें, भाई 100% बढ़ाने का मतलब है कि लागत को डबल कर दिया। 100% बढ़ाने का मतलब है 100% बढ़ाने का मतलब है कि 100 और बढ़ा दिया उसने। तो नई लागत कितनी हो जाएगी, नई कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 और 100 200। 100% बढ़ाने का मतलब ही यही है, किसी चीज को डबल करना। तो कितना हो गया नया कॉस्ट प्राइस, 200। और कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 500। यहां प्रॉफिट कितना है, 300 रुपए प्रॉफिट है। और सवाल कह रहा है कि भैया नया लाभ कितना है, 300। और विक्रय मूल्य कितना है, 500। इनके बीच का ना रेशियो बताना है। तो रेशियो कितना आ गया, 3:5 का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नया प्रॉफिट कितना है, 200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 500 ही है, तो कितना प्रॉफिट है, 300 का। और नया सेलिंग प्राइस कितना है, 500 का, तो रेशियो कितना आ गया, 3:5। बिल्कुल सही। 2:5 का क्यों आ रहा है। ये करो भाई, बताइए उत्तर जल्दी से बताओ भाई, अब तो आप कर सकते हो। सर आपकी शर्ट चॉइस बहुत बड़ी ये टी शर्ट है, येलो है भाई। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% है। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाए लेकिन विक्रय मूल्य सेम रहे तो बताओ नया लाभ परसेंट कितना होगा। नया लाभ परसेंट, ये जो मैं आज सवाल करा रहा हूं ना, इन सवालों से आप एक चीज बहुत अच्छे से सीखोगे, सवाल की लैंग्वेज पढ़ना। सवाल की लैंग्वेज पढ़ना आप सीख जाओगे, क्योंकि सारी चीज सवाल की लैंग्वेज में छिपी हुई है आज के सवालों में। कब वो कॉस्ट प्राइस की बात कर देगा, कब वो सेलिंग की बात कर देगा, कब वो प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कहेगा, सारी चीज सवाल में छिपी हुई है। आप ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि चीजें एक फ्लो में चल रही हैं तो रट लें, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां उसने कहा किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55% है। अगर प्रॉफिट 55% है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना जरा, कि भाई प्रॉफिट अगर 55% है मतलब 100 रुपए की चीज को क्या 155 में बेचा गया होगा। इज दैट क्लियर। 100 रुपए की चीज को क्या 155 में बेचा गया होगा। ओके। उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है। सवाल ने कहा उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस में ना 24% की वृद्धि होती है, तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 24% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 124। और विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य कितना है 155। तो बताओ लाभ परसेंट कितना होगा। भैया अब जो है कॉस्ट प्राइस 124 है और सेलिंग प्राइस है 155, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। आप कहेंगे सर प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट बताना है तो
31/124 इंटू 100। 31 चौके 124, 4 से जाएगा 25% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? बुझाए? बिल्कुल बुझाए। बुझाए का मतलब होता है भोजपुरी में समझ में आया क्या, मगज में आया क्या। चलो चेंज करते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने वस्तु खरीदी। भाई आप में से एक बार मुझे वो लोग बताओ कि जिन लोगों के अंदर से ना एक फील आ रही है, एक होता है फील आना, होता है ना अंदर से फील आ रही है कि यार प्री तो हो जाएगा। थम्स अप करके बताओ, चाहे वो CHSL के बच्चे हों चाहे वो CGL के बच्चे हों, यार प्री तो हो जाएगा, अब हो जाएगा प्री। बताना जरा थम्स अप करके। बड़ी खुशी होती है प्री निकलने की, बहुत खुशी होती है। मैंने फील की है, और मैंने तो उस टाइम पर फील की थी जब नंबर जुड़ते थे। अब तो नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। आप बिहार से हो सर, मैं बच्चा पूरे देश से हूं। आप लोग, आप सब लोग देश के अलग अलग कोने से हो, तो मैं हर उस कोने से हूं जहां से मेरा स्टूडेंट है। यस, इतने सारे थम्स अप की ही मैं उम्मीद कर रहा था। गुड। ये अंदर ना ये जुनून रहना, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अंदर। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है होना। आप ये कहोगे ना, कोई किसी से पूछो भाई क्या हाल है, अरे यार मरे पड़े हैं हम तो, ऐसे ही मतलब बहुत लड़के बहुत यूज करते हैं, अरे यार मरे पड़े हैं। मरे पड़े हैं का मतलब है कि बेकार है यार हालचाल, तो बड़ा डिमोटिवेट लोग होते हैं वो। आपसे कोई पूछो ना क्या हाल चाल है? भाई एकदम फ्रेश हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आ रहे हैं पूरे, ऐसे बोलो। सामने वाला अगर अगर तुम टेंशन में भी हो ना, तो ऐसे बोल के सामने वाले को टेंशन में डाल दो। यार ये इतना खुश कैसे है, क्या है इसकी लाइफ में ऐसा जो इतना भाई मजे में आज आ रहे हैं पूरे, जिंदगी के ऐश कर रहा हूँ, ऐसे बोलो। मैं कह रहा हूँ सामने वाला कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, वो कहेगा अच्छा भाई बढ़िया है यार। अगर तुम ऐसे कहोगे ना यार बिल्कुल बेकार है, तो वो यार आपको चार बात और बता के डिमोटिवेट कर देगा। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। अगर वह इसे 50 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता। तो बताओ वस्तु का लागत मूल्य क्या है? कुछ अलग सवाल है ये, कुछ अलग सवाल है। देखो सवाल को सीखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि भैया पहले बेच रहा था, ऐसे सवाल पहले हुए हैं, वो अलग है, वो लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अलग है। पढ़ो इस लैंग्वेज को 2 बार 3 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें कुछ अलग है। सवाल ने कहा एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया है। अगर 50 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 10% का लाभ हो जाता। प्री के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाना। कोई कुछ भी कहता रहे, 100 मॉक, 50 मॉक, 150 मॉक, अननेसेसरी, कोई फायदा नहीं है। अपने कोर्स पे फोकस करो। और अगर मेरी मानो, देखो सबकी अपनी अपनी नॉलेज, अगर मेरी मानो तो प्री के लिए ना केवल 10 से 12 मॉक लगा के जाना बस। ये चीज ये चीज सीखने के लिए, ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए कि हमारा टाइमिंग ठीक आ रहा है, एग्जाम में जो हम से सवाल आते हैं वो हम कर पा रहे हैं विद इन 1 आवर। वो आप 10 से 12 प्रैक्टिस सेट लगाने में सीख जाओगे, लेकिन सीरियस होके लगाना ये। और प्री एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है 10 से 12, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए हाँ, अगर प्री एग्जाम में नंबर जुड़ते, प्री एग्जाम के नंबर अगर जुड़ते तो फिर मैं कहता कि प्री में मॉक टेस्ट कम से कम 50+ होने चाहिए। लेकिन नंबर नहीं जुड़ रहे हैं ना, तो 10 से 12 मॉक इज मोर देन एनफ। मेंस के लिए कम से कम मॉक लगने चाहिए 100। मेंस एग्जाम के लिए 100 मॉक कम से कम। प्री के लिए 10-12 मॉक की टेंशन मत लो, डिसाइड कर लो 12 मॉक लगाने हैं। कब कब लगाने हैं टिक करते रहो, 12 पूरे हो गए। जिस दिन आपका 12वां मॉक टेस्ट होगा आपको लगेगा कि हाँ अब मैं विद इन टाइम एग्जाम को कर सकता हूं। सवाल है कि भाई 15% की हानि पर बेचा गया, अगर 50 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो 10% का लाभ हो जाता। आप ये बताओ मुझे कि 100 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी गई है या 100 यूनिट में, पहले कितने में बेचा जा रहा था 15% की हानि पर?
85 में बेचा जा रहा था, बाद में कितने में बेचा जा हो गया भैया 10% का लाभ यानी कि 110। भैया पहले बेच रहा था 85 में, अब बेच रहा है 110 में। ये सेलिंग प्राइस 1 है, ये सेलिंग प्राइस 2 है। ऐसा क्या हुआ, सुनना मेरी बात, ऐसा क्या हुआ कि ये वाला सेलिंग प्राइस इसमें बदल गया, ये वाला सेलिंग प्राइस इसमें बदल गया। ये जो 50 रुपए है ये किसी सेलिंग प्राइस का मान नहीं दिया हुआ। अगर आप सोच रहे हो 85 का मतलब 50 रुपए है क्या, 110 का मतलब 50 रुपए है क्या, नहीं, सवाल पढ़ो। वो कह रहा है कि अगर आप 50 रुपए किसी का मूल्य बढ़ा देते हो तो जो आपको पहले 15% का लॉस हो रहा था ना, वो 10% के प्रॉफिट में बदल जाएगा। मतलब कि जो चीज आप पहले 85 यूनिट में बेच रहे थे अब 110 में बेचने लगोगे। कितने का डिफरेंस आया है, ये आया है 25 यूनिट का डिफरेंस, और यही मान हो जाएगा 50 रुपए का। जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है ना 25 यूनिट, वही है 50 रुपया। कि भाई अगर इतने में की बजाय इतने में बेचने लगूं तो 25 यूनिट ज्यादा में बेचूंगा और 50 रुपए अधिक में बेचूंगा, तब जाकर ये लॉस प्रॉफिट में बदलेगा। तो एक यूनिट का मान 2 रुपए, और सवाल ने लागत मूल्य पूछा है वो 100 यूनिट है, उसका मान 200 रुपए। क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आप इसे, ये तो हो गया इसका डिटेल्ड मेथड कि 100 कॉस्ट प्राइस माना, दोनों सेलिंग प्राइस निकाले, डिफरेंस आपने देखा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 15% की जो हानि है वो 10% के प्रॉफिट में बदली। तो जब भी हानि और प्रॉफिट दिया होगा तो जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, भाई यहां डिफरेंस ही तो लिया हमने 85 और 110 का, तो जो डिफरेंस होगा 15% की हानि और 10% के लाभ का, उसके लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कितना आएगा 25%, और 25% का डिफरेंस ही किसके बराबर है 50 रुपए के। 1% का मतलब 2 रुपए, और प्यारे भाई 100% का मतलब कितना 200 रुपए। सवाल ओवर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% की हानि जो थी ना वो 10% के लाभ में बदल गई, तो इनका डिफरेंस जो होगा हानि और लाभ का, वो दोनों को जोड़ दो। 15 और 10 25% का मतलब 50 रुपए, 1% 2, और 100% 200, 100% 200। आगे चलते हैं, ये बताओ जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि 120 कम में बेचा जाता, भाई पहले बेच रहे थे 25% के लाभ पर, अगर मैं 120 रुपए कम कर दूं उस घड़ी का मूल्य, तो अब 15% की हानि हो जाएगी। 120 कम करने पर, 120 कम करने पर, तो 25% के लाभ और 15% की हानि का जो डिफरेंस होगा, आप 25 में से 15 मत घटाओ भाई, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। डिफरेंस और घटाने में फर्क होता है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो 100 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, पहले बेच रहा था 25% के लाभ पर, तो कितने में बेच रहा होगा 125 यूनिट में। अब बेच रहा है 15% की हानि पर, यानी कि 85 यूनिट में। तो इनका जो डिफरेंस होगा 40 यूनिट का होगा। 40 कहां से आया, 25 और 15 को जोड़कर। तो डिफरेंस जब भी कहेगा ये 40 जो है ये आएगा 25% की। एक वस्तु लाभ और एक हानि पर अगर है तो उनका डिफरेंस हम जोड़ देते हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा 25 और 15 40%, और 40% का मतलब 120 रुपए, 1% 3, और 100% कितना 300। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों केस में लाभ और लाभ हो। हाँ हो सकता है। फिर देखो अगर दोनों केस में मान लो यहां लाभ होता, मान लो यहां लाभ होता, अब सवाल को फिर से पढ़ना बच्चे। इस सवाल का आंसर तो 300 है, मैंने सवाल चेंज किया थोड़ा सा। अगर ये सवाल होता आपके पास, अब बताओ
अब बताओ अगर ये सवाल आपके पास होता तो आप क्या करते। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 कम में बेचा जाता तो 15% का लाभ ही हो पाता बस। अब हानि की जगह मैंने लाभ लिख दिया। मैंने आपसे कहा एक जगह लाभ और एक जगह हानि हो तो डिफरेंस जोड़ देते हैं, 25 और 15 40, लेकिन इस बार 40 नहीं होगा, इस बार कुछ और होगा। 25% का यहां भी लाभ है और यहां 15% का यहां भी लाभ है। अब डिफरेंस जो होगा वो माइनस होगा। डिफरेंस कितना होगा, 25% माइनस 15%। अब डिफरेंस आएगा 10% बराबर 120, और 100% कितना हो जाएगा, 1200। अब अलग है केस, क्योंकि आप मान के चलो भाई कॉस्ट प्राइस मान लो 100 यूनिट है, एक बार वो 25% के लाभ पर बेच रहा है, एक बार वो 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो 115। दोनों केस में लाभ है ना, तो 100 से ऊपर जाएंगी दोनों चीजें। अब देख लो डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट का आ गया ना, वही तो मैंने किया। इन केस अगर दोनों केस में हानि और हानि होती तब भी यही केस बनता। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे मान लिया करो, आपके प्रैक्टिस में जब भी ये सवाल आए ना और आपको पता चले डिफरेंस के लिए जोड़ना है या घटाना है, तो इस प्रकार कर लिया करो 100 मान के, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भाई क्लास को ना थोड़ा सा मैं यहीं पर विराम दूंगा। कल हम फ्राइडे है ना, कल थोड़ी सी आधे घंटे क्लास हम एक्स्ट्रा कर लेंगे 8:30 बजे तक। तो आज की क्लास मैं यहीं पर रोकता हूँ 4 मिनट पहले, और ये सवाल मैं आपके लिए दे देता हूँ टेलीग्राम के लिए, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट के सवाल अब चल गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में घुसा तो कम से कम 10 मिनट तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए चाहिए, और फिर बाकी सवाल भी हैं, और थोड़ा सा इत्तू सा काम भी है मुझे, तो उसके लिए ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। ओके, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।